फिलिस्तीन को लेकर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और भारत की मौजूदा फिलिस्तीन नीति को शर्मनाक और कायराना कहा गया है। हुआ यह कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है और इसी पर रिएक्ट करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भारत ने तो यह काम 1988 में ही कर दिया था, हम शुरुआत से मानवता की तरफ खड़े रहे। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इन्होंने 37 साल लगाए ये काम करने में। इधर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि सरकार की नीति कायराना है, मानवता की रक्षा करने में मोदी सरकार नाकाम रही है। मैं आपको उनका एक्चुअल जो पोस्ट है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। प्रियंका गांधी ने शुरुआत में तो यही कहा कि हमने फिलिस्तीन को बहुत पहले मान्यता दे दी थी। फिर वो लिख रही हैं, आवर पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टाइन इन द लास्ट 20 months, 1.5 साल के करीब, हैज बीन नथिंग लेस देन शेमफुल, शर्मनाक, डिवाइड ऑफ मॉरल रेक्टिट्यूड। मानवता नहीं है, इट्स अ सैड डिमिनिशमेंट ऑफ अ प्रीवियसली करेजियस स्टैंड। पहले हमारा स्टैंड बड़ा बहादुरी वाला था, अब हमारा स्टैंड जो है बहुत कमजोरी दिखाता है। और इस पर जयराम रमेश लिख रहे हैं, और भी देश आएंगे जो कि फिलिस्तीन को देश की अलग मान्यता देंगे। हमने काम नवंबर 18, 1988 में कर लिया था। फिर इंडियाज पॉलिसी इन रिगार्ड टू पैलेस्टाइन स्पेशली फॉर द पास्ट 20 months हैज बीन शेमफुल एंड वन ऑफ मॉरल कॉवर्डिस। अभी तो यूनाइटेड नेशंस में एक वोट हुआ था जिसमें फिलिस्तीन अलग राज्य बने, अलग देश बने, इसको लेकर के प्रस्ताव लेकर के आया था कोई देश। भारत ने उसके पक्ष में वोट किया था। अब फिर ये बात जब ये होता है तो फिर बीजेपी ये कहती भी है कि प्रियंका गांधी को केवल फिलिस्तीन की चिंता क्यों है। तो खुल के कहते हैं कि ये केवल मुस्लिम वोटों के लिए है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का एक तरीका है। गाजा की चिंता है तो यूक्रेन की चिंता क्यों नहीं है, दुनिया में और भी युद्ध हुए वहां की चिंता क्यों नहीं है, गाजा ही गाजा, केवल गाजा। अच्छा, ये बात सही है कि प्रियंका गांधी ने गाजा के ऊपर 2 दर्जन ट्वीट तो कर डाले होंगे। वो संसद भी लेकर के बैग लेकर के वो चली गई थी। और गाजा में जो हो रहा है वो बहुत गलत भी हो रहा है। अब तो जिस तरीके से पूरा गाजा ही खाली कराया जा रहा है, 65,000 लोग मारे जा चुके हैं, उसमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं। लेकिन वो एक दुनिया का एक युद्ध चल रहा है, उसको हमारे से या हमारी पॉलिटिक्स से यूं जोड़ना ये कितना सही है सर? और भारत की सरकार का रुख जो है शायद कायराना है और फलाना है। देखिए, वो विपक्ष में है, सरकार पे हमला करना उनको है, लेकिन अभी हाल में ही बीच में कुछ समय कुछ प्रस्तावों में हमने अब्सटेन किया। जो गाजा को लेकर कुछ प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में, कतर का प्रस्ताव था जिसमें हमने अब्सटेन किया, बाद में जो है वोट भी किया। लेकिन अभी 2 बड़े डेवलपमेंट हुए गाजा को लेकर के। एक तो एससीओ की बैठक में जो स्टेटमेंट आया जिसमें इजराइल की निंदा की गई, ईरान पे हमला करने और गाजा पे जो कार्रवाई कर रही है, उसका भारत ने उसमें साइन किया, उसका समर्थन किया। तो वहाँ से भारत फिर पुरानी नीति पर लौटा। और अभी संयुक्त राष्ट्र में जो फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश देने का जो प्रस्ताव आया, उस पर भारत ने मतदान किया, पक्ष में मतदान किया। और ये भारत की नीति रही है। इससे ज्यादा कोई देश क्या कर सकता है? अब हम वही सवाल है। अब गाजा में सेना तो नहीं भेज सकते। मतलब भारत भाई बयान ही दे सकते हैं, तो बयान तो लगातार भारत सरकार दे रही है। ठीक है, आपने इजराइल की निंदा हो रही है, फिलिस्तीन अलग देश बने। अभी हाल में 2 नीतियां जो है, जो फैसले किए भारत सरकार ने, तो जो उसकी पुरानी नीति है फिलिस्तीन को लेकर के, तो फिर ये क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो हो रहा है? मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर रही होंगी वो भी, क्योंकि भारत में तो हमारे राजनीतिक दल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तहत ही काम करते हैं। मैं उस दोनों उदाहरण देता हूं। जैसे आपने कहा कि चिंता प्रियंका गांधी को गाजा की है, सिर्फ बीजेपी को चिंता हो जाती है जब बांग्लादेश में कोई होता है, तो वो भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करती है। मुझे लगता है कि गाजा पर भी बोलना चाहिए और बांग्लादेश पर भी बोलना चाहिए। जहां भी मानवता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो, चाहे यूक्रेन हो चाहे कोई देश हो, उस पर हमको बोलना चाहिए। तो अब जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं तो फिर आप पर आरोप लगेगा कि आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर रहे हैं। त्रिपाठी जी कई बार बोल चुके हैं कि उनको क्यों गाजा की इतनी चिंता होती है प्रियंका गांधी को। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो अब ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिबेट का नहीं बचा हुआ। कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई मैं नई चीज़ बोलूँगा। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस तरह से मुस्लिमों के मुद्दे पर बात करते हैं और बात नहीं करते हैं, उसको वो इशू बनाते हैं। ठीक कर रहे हैं विनोद जी, मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं पर अत्याचार होता है उसको इशू बनाती है, लेकिन प्रियंका जी की वो चिंता नहीं हो पाती है, वो उस तरह से नहीं देखते। लेकिन एक थोड़ा सा बारीक सा फर्क है, दुनिया में और ढेर सारे इस्लामिक मुल्क हैं, हिंदुओं का कोई देश नहीं है। यहां तक कि भारत को भी सेकुलर देश बना दिया गया, जो गलती से आपातकाल लगाने का अवसर मिला इंदिरा जी को, तो मानी नहीं, उसके अंदर सेकुलर सोशल, खैर वो दूसरी डिबेट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने वो किया। अब आज के समय में भारत सरकार की नीति क्या है? भारत के साथ इजराइल के एग्रीकल्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक ढेर सारे रिश्ते हैं।
हम क्या उन रिश्तों को भूल जाएं और उसके ऊपर आतंकवादी हमला हो तो हम उस पर बात ना करें? ऐसा कैसे संभव है? फिलिस्तीन को लेकर भारत की जो स्टेटेड पॉलिसी रही है, आज से नहीं बहुत लंबे समय से, वही नीति नरेंद्र मोदी की भी है। मोदी सरकार ने कोई भी ऐसा एक प्रस्ताव, कोई भी ऐसी एक नीति नहीं की। लेकिन हां, जब हमास ने इजरायलियों को मारा, बंधक बनाया, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर खुलकर इजराइल का पक्ष लिया, क्योंकि हम आतंकवाद पीड़ित देश हैं। हम दुनिया में कभी, अब कल को ये हो जाए पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, हम युद्ध करें, हम उसके ऊपर उसके एयरबेस ठिकाने दो, और कोई कहे कि नहीं नहीं भारत की गलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पाकिस्तान को देश माने, हमसे कटकर चला गया। मैं इसको लोगों को समझने के लिए समझा रहा हूं। भारत की नीति बहुत शानदार है। नरेंद्र मोदी सरकार कहीं नहीं पलटी है, पूरी तरह से मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स प्रियंका कर रही है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस एक्सटेंट तक जाना चाहती। क्या मुसलमान कांग्रेस के अलावा किसी और को वोट कर रहा है? नहीं, ये एक्चुअली ऑपोजिशन। अब वो सरकार में होते तो कुछ करते, कुछ कोई स्कीम लॉन्च करेगा, कुछ करेगा। अब वो ऑपोजिशन में, ये सबसे सरल तरीका है। देश का मुसलमान गाजा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मैं और जोड़ दूंगा, दिलचस्प तथ्य है कि 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी भारत ने, और 1993 या 94 में इजराइल को भी मान्यता दी। बिल्कुल। वो भी कांग्रेस की सरकार थी, ये भी कांग्रेस सरकार। जब मोदी जी तेल अवीव जाते हैं तो फिर वो वेस्ट बैंक भी जाते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल में भारत की नीति में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस कह रही है। ठीक। अब ये आपको कुछ अपडेट भी दे देता हूं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों को अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी। फिलिस्तीन को लेकर इनके रुख से नेतन्याहू बौखला उठे और उन्होंने कहा कि ये अलग फिलिस्तीन देश ये मैं होने नहीं दूंगा। फिलिस्तीन नाम के किसी भी देश का निर्माण नहीं होगा, ये कोई देश नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री ने इन तीनों देशों को सीधा संदेश दिया और कहा कि मैं अमेरिका से लौट कर आऊंगा तो इनको खुला जवाब दूंगा। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. अब नेतन्याहू कह रहे हैं मैं देश बनने ही नहीं दूंगा। अब ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह के तहत जो सब कोशिशें हुई थी कि मुसलमान देश भी जो है उनके संबंध ठीक हो जाएं इजराइल के साथ, 2 स्टेट सोल्यूशन पर राजी कर लिया गया था, ऐसा भी माना जाता है कि इजराइल को। लेकिन अब वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये फिलिस्तीन जैसा कोई देश है नहीं और ना कभी होगा, आप देते रहिए मान्यता। वो आदमी जब किसी को, वो जब कतर में जाकर के बॉम्बिंग कर सकते हैं नेतन्याहू, ईरान पे कर सकते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? आप प्रस्ताव पारित करते रहो, जमीन पे तो उसको जो करना है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। अब इजरायली सेना का जो गाजा पर हमला है वो बहुत तेज हो गया है। अभी हाल में ही जो लेटेस्ट अपडेट है, 34 और लोग इसमें मारे गए। गाजा सिटी में जारी एक्शन में कई अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह किया गया है। इजरायली सेना शहर में जमीनी कार्रवाई के साथ साथ अभी कुछ मंजिलों ऊंची वाली इमारतों को भी डिस्ट्रॉय कर रही है, जमींदोज कर रही है, जिनसे इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला होता है या वहां से उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। 2 हफ्तों में गाजा शहर के 20 ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। बची ही कितनी होंगी। इजरायली सेना ने भीषण लड़ाई के बीच गाजा सिटी के पूर्वी भाग पर काफी हद तक कब्जा भी कर लिया है और अब उनका लक्ष्य है इस शहर के बीचों बीच सेंटर में पहुंचना। इजरायली सेना ने पिछले हफ्ते गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू की थी और उससे पहले करीब 3.5 लाख फिलिस्तीनी शहर छोड़कर चले गए थे, ऑलमोस्ट 40%। माना जा रहा है कि 6 लाख फिलिस्तीनी अभी भी गाजा शहर में हैं। इसीलिए इजरायली सेना की कार्रवाई में भारी खून खराबे की आशंका जताई जा रही है। 2 साल की इजरायली सैनिक कार्रवाई में 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। कई बार तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पर तो दिखता है कि पहले गाजा जैसे समंदर दिख रहा है ना, बिल्कुल जैसे मतलब आप यूरोप का कोई शहर हो ऐसा दिखाई देता था, और आज देख लीजिए गाजा क्या बचा है। निश्चित रूप से, और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर 4 देशों ने जो समर्थन दिया है फिलिस्तीन के लिए, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल है, टोटल 150 के आसपास हो गए, 150 हो गए। और अभी फ्रांस ने बोला है कि इस महीने जब वोटिंग होगी तो फिलिस्तीन के राष्ट्र का दर्जा देने के पक्ष में मतदान तो इस वक्त इजराइल बिल्कुल कॉर्नर्ड है, अलग। देखिए, मुझे लगता है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू पटरी से उतर चुके हैं। अब वो है ना, उन्होंने अपना रास्ता भटक गए। हमास के आतंकवादियों को मारना एक अलग बात है और फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा देना अलग बात है। आप दोनों को मिक्स करके नहीं चल सकते। हमास के आतंकवादियों को मारने के आड़ में आप ये नहीं कह सकते कि फिलिस्तीन का अस्तित्व नहीं रहेगा।
दुनिया के यूएन के 193 देशों में से 75% देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। और आज तो ब्रिटेन ने कह दिया है कि हमने मान्यता दी है। अगर नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के खिलाफ अगर इस तरह से रुख अख्तियार करा तो उसे कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। सैंक्शन के अलावा मिलिट्री पावर कोई फिलिस्तीन ऐसा इजराइल इतना पावर नहीं है कि वो फ्रांस से, ब्रिटेन से, सबसे मिलकर लड़ लेगा। कतर पे बम गिराना, ईरान पे बम गिराना एक अलग बात है। ये सब अमेरिका का डबल गेम नहीं है, उसी की शह पर तो हो रहा है सब। नहीं, लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है। ईरान पे भी गिराया, लेकिन उसको भुगतना ही पड़ा। नहीं, भुगतना पड़ा। और अमेरिका भी इस बात को जानता है कि अमेरिका नहीं 75% आता तो- देश उसके फेवर में चले जाए फिलिस्तीन के, और दुनिया के तमाम ताकतवर देश, अगर फ्रांस कहे, ब्रिटेन कहे, तमाम कहेंगे, तो आपके ऊपर इस बात का असर पड़ेगा। एक्चुअली अब समझना ये है कि जैसा आपने कहा ये पटरी से उतर गए, तो अब ये करना क्या चाहते हैं? पहले तो ये कहते थे भाई पीसफुल टू स्टेट सोल्यूशन हो जाए, एक बन जाए एक फिलिस्तीन राज्य और वो हमको अकेला नेतन्याहू छोड़ को दे। ये डर अब ये है- कह रहे हैं कि ऐसा कोई देश बनने नहीं देखिए, दूंगा। नेतन्याहू को डर है कि फिलिस्तीन अगर बनेगा तो हमास वहां पे मजबूत होगा। फिलिस्तीन की इतनी ताकत कभी नहीं रहेगी कि वो आतंकवादियों को समर्थन नहीं ले। वहां फिर आतंकवादियों का अड्डा बनेगा, फिर दुनिया भर के देश। तो ये जो 10 लाख फिलिस्तीनियों का क्या करेंगे, कहां जाएंगे वो? नहीं, तो अभी तो वो उनको खाली करने के लिए बोला है कि आप वो जगह खाल के वेस्ट एंड पे चले जाओ, हम यहाँ पर पूरा अभी कब्जा करेंगे। अमेरिका का समर्थन है, लेकिन जिस तरीके से देखिए, 24 ये जो घंटे में नासूर गतिविधियां पैदा बदली किया है, है, मुझे लग रहा है कि आने वाले हमास दिनों वाला- में ये हमास वाला नासूर पैदा करने के पीछे भी इनका हाथ है। क्योंकि जो पीएलओ था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासर अराफात का, वो लगभग उदारवादी हो गया था, और उसको डिस्क्रेडिट करके एक आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन को बढ़ाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे हुआ ये कि वो तो किनारे हो गया और हमास का जो है वहां पर कब्जा हो गया, और आज वो संकट बन गया पूरे उसके लिए, क्षेत्र के लिए। से डर भी है ना कि अगर फिलिस्तीन को दे दिया, मतलब स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया, और कल फिर वहां हमास जैसी ताकतवर आतंकवादी संगठन मजबूत हो गए, तो फिर इजराइल में हमला होगा। तो इसीलिए इजराइल ये को पूछ रहा हूं सुरक्षा मैं। देखना है एक वक्त ट्रंप ने कहा था वी विल बाय गाजा, याद है ना आपको त्रिपाठी जी, कि हम उसको रियल एस्टेट डेवलप करेंगे, वहां की पहले सपाट करेंगे फिर खड़ा करेंगे वहां पर इमारतें। अब ये कह रहे हैं मैं देश नहीं बनने दूंगा। एक बात तो बिल्कुल ना समझ में आने वाली है ना, ब्रिटेन ने या जो दूसरे जिन देशों ने अभी इसको दर्जा दे दिया फिलिस्तीन को, हम तो मानते ही हैं भारत सरकार की नीति है, तो हम तो हमेशा भारत सरकार की नीति के साथ रहेंगे जो भी कहता हो। लेकिन क्या इन देशों की इतनी एक कोई जो कहें कि समझ बनाने की, थोड़ा सा दबाव बनाने की, कोई ऐसा रास्ता खोजने की स्थिति नहीं है जिसमें कुछ शांति की तरफ बढ़ पाते? क्योंकि ये तो आप एक तरह से उसको आग लगा रहे हो ना, ये तो आप इस समय में ये करके, और ऐसे समय में जब आतंकवादियों ने अभी तक उन बंधकों को नहीं छोड़ा है, हमास ने इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा। और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए आज आप कह सकते हैं बहुत तबाही है, देख के एक तस्वीर विचलन हो जाता। हम हिंदुस्तानी तो वैसे ही बड़े भावुक लोग होते हैं, बड़ी जल्दी पिघलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस सुबह ये तमाशा हुआ था और उनके जो सबसे भरोसेमंद लोग थे, जिनको वो अपने यहां वो वर्क वीजा देकर बुलाते थे, और वही आकर आतंकवादी बन गए। आप जरा सोचिए, उसके बाद बहुत कोई कुछ देश हो, कैसे त्रिपाठी जी, रिएक्ट करता? वहां से तो कहानी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन बहुत आगे बढ़ गई। कहानी वहीं अटकी हुई है, आप इसको समझिए। अरे भाई फिलिस्तीन ठीक है, मैं उन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए ही तो कतर में मीटिंग हो रही थी, जहां जाके बम गिरा दिया दोहा में अभी इजराइल ने। लेकिन मैं वो वही कह रहा बंधकों हूं को ना, छुड़ाने के लिए अगर मीटिंग हो रही ये थी। देश हैं तो ब्रिटेन भी तो अमेरिका से बात कर सकता है। ये सारे लोग मिलकर क्यों नहीं बात सर, करते? ये सब कोई ट्रंप रास्ता का निकालो। अकेले नहीं है, हो सकता है उनकी मंजूरी, तो ट्रंप की मंजूरी के बगैर इतनी विनाश लीला होगी क्या? वो इजराइल के पीछे है कौन? और हम लोग हमेशा ही बात जाहिर कर चुके हैं। सर आगे बढ़ जाएंगे, इस पर थोड़ा और खबरें भी हैं। अब मैं आपको एक अपडेट देता हूं। अभी ट्रंप साहब ने जो है तालिबान को भी धमकाया कि हमको बागराम एयरबेस दे दो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तो अब तालिबान ने उनको जवाब दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा था, हड़काया था इनफैक्ट अफगानिस्तान को, हो गया उल्टा, तालिबान ने हड़का दिया ट्रंप को। तालिबान ने कहा है कि काबुल में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने यह बोला है कि ट्रंप चाहें तो हम उनसे 20 साल जंग और लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैंने तो अंग्रेजी में उनका कोट पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पहली बार, मतलब ये आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के मुकाबले तालिबान जैसी सरकार ने जो जवाब दिया वो ज्यादा रीजनेबल जवाब था। यही शब्द इस्तेमाल किया तालिबान के प्रवक्ता ने, बी रीजनेबल। वही रीजन की बात करो ना, क्या कह रहे हो आप? मैं अपने देश का एक हिस्सा आपको दे दूं, क्यों दे दूं? तुमने हम पे कब्जा कर रखा था, हमने तुमसे लड़ाई लड़ी, तुम लड़ाई छोड़ के भाग गए, और अब कह रहे हो कि मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे देश के अंदर। तो भाई ये कोई भी देश क्यों, वो है तो देश ही, आप तालिबान को कुछ भी समझिए। ये तरीका कैसे चल सकता है कि आज वो कहे हम ये लेंगे, कल वो कहेंगे हम ले लेंगे, हम यहाँ से काम करेंगे, हम एयरबेस लगाएंगे। भाई हो गया ना, दादागिरी का समय साफ गया। साफ कह दिया 20 साल लड़ना, दोबारा आ जाओ। अभी 20 साल से ही लड़ रहे थे ना। अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान देखिए, ने तो सर, एक अमेरिका बार- को हरा दिया है ना सर।
पहले तो अफगानिस्तान में किस तरीके से अमेरिका के सैनिक थे जब अफगान लौट के आए तालिबान, ये लड़ाई अमेरिका तालिबान छोड़ के जीता है, भागा, बिल्कुल जीता है। अपने टैंक छोड़ के अमेरिका भागा है वहां से, उन लोगों को छोड़ के भागा, तो अमेरिका तब तो बचा नहीं पाया वहां के अफगानिस्तान के लोगों को। मुझे लग रहा है कि अमेरिका का जो डर है कि भाई उससे थोड़ी ही दूरी पर चीन जो सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो चीन पर नजर रखने के लिए हमको बरगाह में सर, हमने कल बात की थी, मैं कह रहा हूं आज तालिबान ने जो जवाब दिया है, कोशिश मत करो भाई। अब तो देखिए ट्रम्प की हालत देखिए अमेरिका की, कि अफगानिस्तान जैसा देश अगर ट्रम्प को आंखें दिखाए, छोटे छोटे देश ट्रम्प को आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तो दुनिया में अब अमेरिका की क्या हैसियत बनते जा रही है। देखिए अफगानिस्तान जो है वो कभी किसी देश के काबू में नहीं आया, अंग्रेज भी वहां तक नहीं जा पाए, लौटना पड़ा उनको कोयटा के बाद से। रूसी वहां 10 साल लड़ते रहे, उनको भी छोड़ के आना पड़ा। अमेरिका भी लड़ा, 20 साल बाद उसको भी छोड़ के आना पड़ा। तो अफगानियों के अंदर जो लड़ने की जो ताकत है, मतलब वो सूखी रोटी खा के, कच्चा मांस खा करके, हार्ड लाइफ लड़ी रहे 100 साल लड़ी रहे वो। और वहां अकेले पठान नहीं, ताजिक, पठान, उज़्बेक, ये सारी जो कौमें हैं, हजारा, ये सब लड़ाकू कौमें हैं। तो वो अमेरिका और अमेरिका के सैनिक कितने दिन लड़ने हुआ। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आप बहुत सुपीरियर होंगे, लेकिन लड़ाई तो जमीन पे लड़ी जाती है ना, सी लड़ाई। और भौगोलिक क्षेत्र वैसे भी इनको समझ भी नहीं आता वो टेरेन, तो इसलिए अफगानिस्तान के मुंह लगना कहते हैं ना, ठीक है, कि भले उसके मुंह ना अगली लगो। खबर बताता हूं आपको, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है आज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एक वक्त थे, अब उस सूची में थोड़ा नीचे आ गए, एलन मस्क, कट्टर दोस्त। मस्क ने चुनाव जिताने के लिए रुपया, पैसा, एनर्जी सब लगा दिया, बिल्कुल कैंपेन का हिस्सा बन गए, ट्रंप जीत गए। और उसके बाद उन्होंने इनको एक मंत्रालय भी दिया, खर्चा कम करने का मंत्रालय। लेकिन उसके बाद इनकी हो गई अनबन, लगभग दुश्मनी। और अब उसके बाद कई हफ्तों के बाद दोनों एक साथ नजर आए, अगल बगल बैठे नजर आए। इन दोनों की मुलाकात एरिजोना के स्टेडियम में, जो ट्रंप के एक युवा साथी थे चार्ली कर्क, जिनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर अभी कुछ दिनों पहले, उनकी श्रद्धांजलि सभा में ये मुलाकात हुई। विवाद होने के 4 महीने के बाद पहला मौका था जब दोनों किसी पब्लिक इवेंट में एक साथ दिखाई दिए और हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। मस्क ने अपने एक्स अकाउंट से ये तस्वीर जो है वो पोस्ट की और इसका कैप्शन उन्होंने दिया चार्ली के लिए, फॉर चार्ली। और फिर व्हाइट हाउस ने इस तस्वीर को रीपोस्ट भी किया। तो ये बता रहा है कि दोनों के बीच जो संबंध है वो कुछ ठीक हो गए। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन ये ट्रंप के लिए, आप वो बताइएगा एंगल क्या है, लेकिन ट्रंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलन मस्क इस वक्त अमेरिका के जो आप वाइट सुप्रीमेसिस्ट कहिए या मागा कैंपेन वाले कहिए, या जो ट्रंप का खास बेस है, उसके हीरो हैं। वो हीरो हैं, और वो एक हीरो अपने दूसरे सुपर हीरो से जब लड़ाई लड़ता है तो उनको पसंद नहीं आता। अब ये दोनों एक हो जाएंगे तो इससे ट्रंप का ही फायदा है मेरी नजर में। त्रिपाठी जी बाकी नहीं, इससे ट्रंप का फायदा है, और अगर एलन मस्क फिर से ट्रंप के साथ जाते हैं तो भारत का भी फायदा है। एलन मस्क पहले व्यक्ति थे जिन्होंने H1B वीजा पर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ बोला था, और एलन मस्क ने लिखा था कि अगर H1B वीजा नहीं होता तो आज एलन मस्क नहीं होता, आज स्पेसएक्स नहीं होता, आज टेस्ला नहीं होती, आज जितनी मैंने दर्जन से ज्यादा कंपनियां बनाई हैं वो सब नहीं होती। और तो और देश दुनिया के लोगों को जानना चाहिए, मेलानिया ट्रंप भी नहीं होती। मेलानिया ट्रंप भी नहीं होती? हाँ, वो भी तो H1B वीजा पे आई पत्नी जी, वो भी H1B वीजा पे आई थी अमेरिका। हाँ। ट्रंप जो समझ रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन को, वो कैंपेन डिरेल हो गई है, यानी पटरी से उतर गई है। मस्क के आने से हो सकता है कि वो पटरी पर लौटे। दूसरा, एलन मस्क के इंटरेस्ट अब भारत में है। अच्छा, अब टेस्ला का शोरूम खुल गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और कुछ लोग तो उस वक्त ये भी कह रहे थे कि जिस तरह से मस्क मिले मोदी से, वो भी ट्रंप को उस वक्त पसंद नहीं आया। तो अगर सर्जियो गोर भारत में आ रहे हैं, एलन मस्क किसी बहाने से फिर से ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं, तो भारत के लिए अच्छा है। कुछ लोग होंगे जो रीजनेबल बात दबा के कर पाएंगे, ट्रंप के सामने अभी कोई इतनी बात रख नहीं पा